हेलो गाइज, मैं विकास कुमार एक बार फिर से प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का थर्ड लेक्चर लेकर आया हूँ। हम लोग जेनेटिक का चैप्टर पढ़ रहे थे, जैसा कि 12th क्लास में जेनेटिक के 2 चैप्टर पढ़ना था, जिसमें पहला चैप्टर चल रहा था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसमें हम लोग 2 लेक्चर ऑलरेडी देख चुके हैं। इसमें पहला लेक्चर में ये बताया था कि प्री मेंडलियन थ्योरी को बताया था कि मेंडल से पहले कौन कौन से वैज्ञानिक अपना अपना थ्योरी देखेंगे और उन्होंने अपना थ्योरी में क्या बताया। उसके बाद सेकेंड लेक्चर में ये हम लोग देखे थे कि मेंडल साहब अपना एक्सपेरिमेंट किए। मेंडल साहब के एक इंट्रोडक्शन देखे थे, उसके बाद उनकी मतलब बैड लक के पीछे रीजन देखे थे, सक्सेस के पीछे रीजन देखे। तो ये सब बातों को ना हम लोग देख चुके हैं। आज ना मैं बताया था कि मेंडल साहब जो एक्सपेरिमेंट किए हैं तो वो एक्सपेरिमेंट किस ढंग से किए हैं, इन बातों को देखना है। तो इन बातों को समझने से पहले हमें कुछ ना बायोलॉजी को टर्म को समझना पड़ेगा। जब बायोलॉजी के वो सब टर्म जान जाएंगे तभी ये मेंडल साहब के द्वारा जो दिया गया एक्सपेरिमेंट है तो उन एक्सपेरिमेंट को हम क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो आज सबसे पहले ना हम बायोलॉजी के कुछ टर्म को जानते हैं, तो वो सब टर्म होता क्या है, ठीक है। यानी कि आज हम लोग पढ़ेंगे आज हम कुछ टर्मिनोलॉजी को पढ़ेंगे जेनेटिक्स से संबंधित, समझ रहे हैं ना। तो इसमें सबसे पहला टर्म जो है वो है जीन। जीन के बारे में समझेंगे कि जीन क्या होता है। देखिए, जीन, डीएनए, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, ये सब बातें ना 11th क्लास के बायोमोलिकुल जो चैप्टर है बायोलॉजी में, उसमें आप लोग को बताई गई होगी। आप लोग वहाँ पे पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तब भी कोई बात नहीं, यहाँ पर समझ आ जाएगी। पहले जानते हैं कि जीन होता क्या। देखिए, मैं अगर बताऊं, कल भी बताया था, सेकेंड लेक्चर में बताया था आप लोगों को कि जो हेरिडिटी या इनहेरिटेंस, इनके पीछे जो रीजन खोजा जा रहा था, यानी कि जो कैरेक्टर है वो पेरेंट से बच्चों में क्यों आती है, इसके पीछे रीजन ही, इसके ही पीछे रीजन खोजा जा रहा था। और मैं बताया कि मेंडल ने ना रीजन खोज के ये बताए थे कि ये फैक्टर के कारण कैरेक्टर जो होती है इससे बच्चों में जाती है। तो ये तो मेंडल साहब के अनुसार ना ये जो जेनेटिक के सबसे बड़ा कारण बताया गया था वो तो फैक्टर बताया गया था। बाद में जब कॉर्ल कॉलिन्स आए, कल कॉर्ल कॉलिन्स के बारे में बताए थे जो रिकवरी किए थे 1900 ईस्वी में मेंडल के मतलब सिद्धांतों को। तो बाद में जब कॉर्ल कॉलिन्स आए तो मेंडल साहब जिसको फैक्टर बताए थे वही फैक्टर को ना कॉर्ल कॉलिन्स के द्वारा एलिमेंट्री कह दिया गया। देखिए, मेंडल साहब के द्वारा क्या कहा गया था, तो मेंडल साहब के द्वारा एक फैक्टर बताया गया था कि हेरिडिटी या इनहेरिटेंस के पीछे फैक्टर है, लेकिन कॉर्ल कॉलिन्स ने यही फैक्टर को क्या कहा, एलिमेंटरी कहा। और बात करते हैं 1944 ईस्वी में वैज्ञानिक थे एवरी मैक्लॉयड मैकार्टी। ये 3 वैज्ञानिक थे, एवरी मैक्लॉयड मैकार्टी। इन्होंने 1944 ईस्वी में इस एलिमेंट्री या इस फैक्टर को ही ना एक नया नाम सा दिया, जीन नाम दिया। और आज तक यही चलते आ रहा है कि हेरिडिटी और इनहेरिटेंस के पीछे सबसे बड़ा रीजन है किसका, जीन का। ऐसे यही फैक्टर ही जीन कहलाया बाद में, जो एवरी मैक्लॉयड मैकार्टी ने 1944 ईस्वी में कहा। बात ये देखते हैं कि जीन होता क्या है और जीन मतलब कहाँ पे रहता है। तो देखिए, आप लोग वहाँ पे डीएनए के बारे में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं। डीएनए के बारे में जैसा कि जानते हैं
कि डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होती है जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बनी होती है। ऐसे डीएनए नहीं पढ़े हैं तो डीएनए के बारे में भी पढ़ाई जाएगी, जब मॉलिक्यूलर बेसिस मतलब जेनेटिक के दूसरा चैप्टर पढ़ाई जाएगी उस समय पढ़ाई जाएगी। तो यहाँ से समझिए कि डीएनए जो होती है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है इस तरह से। ये तो हो गया डीएनए। अब मान लीजिए कि डीएनए की इस पार्ट की बात करते हैं, इस पार्ट की बात करते हैं, तो डीएनए के एक कोई पार्टिकुलर पार्ट जिसमें एक विशेष प्रकार की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, डीएनए की कोई एक ऐसा पार्टिकुलर पार्ट जिसमें एक विशेष प्रकार की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, उसी को जीन बोला जाता है। उसी को क्या बोला जाता है? जीन। मान लीजिए ये डीएनए की पूरी लंबी चैन है और इसमें इस वाली जगह पे एक पार्टिकुलर कोई इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन ये है कि यहाँ पे जीन मतलब लॉन्ग होने की इंफॉर्मेशन है, तो ये लॉन्ग होने की इंफॉर्मेशन जो है ना, इस डीएनए वाले पार्ट को हम जीन कह देंगे। यहाँ पे कुछ और इंफॉर्मेशन, तो इस डीएनए वाला पार्ट को हम क्या कह देंगे? जीन कह देंगे। यानी कि जीन ना बोल सकते हैं कि जीन जो होती है वो डीएनए की वह पार्ट है जहाँ पर एक विशेष प्रकार की इंफॉर्मेशन क्या होता है? मौजूद होता है। समझ गए? ये तो हो गया जीन। उसके बाद यदि बात करते हैं, देखिए जीन क्या है ये तो समझ गए। उसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा क्रोमैटिन की बात करते हैं। क्रोमैटिन क्या होता है? तो ये सब 11 का ही टॉपिक है। क्रोमैटिन जो होता है तो बोलते हैं उसको कि जब डीएनए और हिस्टोन नामक प्रोटीन, ये एक प्रकार की प्रोटीन है, जब डीएनए और हिस्टोन ये दोनों को मिला दी जाती है तो उसका निर्माण फिर होता है क्रोमैटिन का। अब ये डीएनए है, अब ये डीएनए को हिस्टोन नामक प्रोटीन से जब मिलाई जाती है तो मिला के जब कंडेंसन किया जाता है, एक प्रोसेस होता है कंडेंसन। कंडेंसन समझिएगा। तो जब ये डीएनए को हिस्टोन नामक प्रोटीन के साथ मिला के जब इसको कंडेंसन किया जाता है, कंडेंसन के सीधा अर्थ जानिए मतलब दाब दिया जाता है, कंडेंस किया जाता है, संघनित किया जाता है। जब इस डीएनए को कंडेंसन किया जाता है तब फिर इस तरह से दाबने के बाद इस तरह से हो जाएगा, और ये जो जीन है वो जीन मान लीजिए एक पॉइंट की तरह हो जाएगा। यहाँ वाला जीन, यहाँ वाला जीन, ये क्या हो जाएगा? पॉइंट की तरह। तो यहाँ पे डीएनए को हिस्टोन के साथ जब कंडेंसन प्रोसेस कर दी जाती है तब ये जो बनता है इसको क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम। और ये क्या हो गया? जीन हो गया। और क्रोमोसोम में जीन जिस पॉइंट पे मौजूद होता है उस पॉइंट को ना लोकस कहा जाता है। फिर से मैं बोल दूं कि क्रोमोसोम में जीन जिस पॉइंट पे मौजूद होता है उसको क्या कहते हैं? लोकस कहते हैं। क्रोमोसोम कैसे बनता है? तो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ जब कंडेंसन की जाती है तो किसका निर्माण होता है? क्रोमोसोम का। अब ये जीन हो गया, प्रत्येक लोकस पे उपस्थित होता है। और दूसरी बात देखिएगा कि ये जो जीन है वो जीन हमेशा जब कंडेंस हो जाता है यानी क्रोमोसोम का निर्माण हो जाती है तो ये जीन जो होती है वो लिनियरली रूप से स्टेब्लिश हो जाती है। यानी कि जीन जो होती है इसे किस तरह से? तो लिनियरली रूप से क्या हो जाती है? स्टैब्लिश हो जाती है। तो इतनी मैटर थी जीन के बारे में। ये जीन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये जानेंगे तभी जाके आगे समझ जाएगी। चलिए ये हो गया पहला टर्मिनोलॉजी। पहला हम लोग अभी देख रहे थे ना जीनोटाइप और फिनोटाइप, जो दूसरा टर्म कह सकते हैं जेनेटिक से संबंधित। तो देखेंगे जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, समझिएगा। जीन तो देख लिए। जीनोटाइप, जीनोटाइप नाम से ही पता चल रहा है कि जीन के टाइप को ही जीनोटाइप कहेंगे। ये फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, समझिएगा। जैसे अगर मैं बोलूँ कि कोई औरत सुंदर है, कोई औरत को मैं बोलूँ कि आप बहुत सुंदर हैं, तो
ये उनकी ना ये नहीं बता सकते हैं कि उनके उस औरत की जीन कैसा है, ये नहीं बता सकते, या जीन क्या है ये नहीं बता सकते। सिर्फ उनकी बाहरी एक्सटर्नल अपीयरेंस को बता सकते हैं, बाहरी चीज़ों को देख के हम बता सकते हैं कि वो औरत क्या है, सुंदर है। समझ रहे हैं बात को? तो वो औरत सुंदर है, बाहरी चीज़ों को उनके देख के हम बता रहे हैं कि वो औरत सुंदर है। तो जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है, जो बाहर दिखाई देता है, उसको हम लोग फिनोटाइप बोलेंगे, जो बाहर दिखाई देता है। यानी कि वो सुंदर दिख रही है वो महिला, तो सुंदर वाले जो गुण है ना, वो क्या कहलाएगा, फिनोटाइप। लेकिन वो महिला ये बोलती है कि मैं सुंदर हूँ, मेरे बच्चे भी सुंदर हैं, मेरी माता भी सुंदर थी, तो इससे हम क्या रिकॉग्नाइज करेंगे? इससे हम यही रिकॉग्नाइज करेंगे कि इसकी जो सुंदरता की जो गुण है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है, जनरेशन बाय जनरेशन चल रही है। तो इनकी सुंदरता का जो गुण है जनरेशन बाय जनरेशन क्यों चल रही है? क्योंकि सुंदरता होने की गुण जो है वो जीन में है। वो किस में है? जीन में है। और वो सुंदरता होने की गुण जीन में है, इसीलिए वो जीन जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफर हो रही है, इसीलिए इनका जनरेशन क्या हो रहा है, सुंदर हो रहा है। बात ये है। तो वो जो जीन होती है जो सुंदरता होने के गुण को बनाती है, उसको जीनोटाइप कहते हैं। लेकिन जो गुण बनता है, जैसे सुंदर होने वाली गुण बनता है, जो दिखता है हम लोग को बाहर, उसको फिनोटाइप कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, लंबा है, तो लंबा दिख रहा है ना, वो व्यक्ति का लंबाई जो है वो फिनोटाइप कहलाएगा। लेकिन उसकी लंबाई मान लीजिए पीढ़ी दर ट्रांसफर हो रही है, तो किसके कारण? जीन के कारण। तो जो जीन के कारण ये लंबाई बढ़ रही है, लंबाई ट्रांसफर हो रही है, उसको कहेंगे जीनोटाइप। उसको क्या कहेंगे? जीनोटाइप। जैसे मान लीजिए कि एक लंबा पौधा है, एक लॉन्ग क्या है, प्लांट है। तो ये लॉन्ग प्लांट है जिसमें जीन जो है वो मान लीजिए कि ये जीन पाया जा रहा है। तो ये लॉन्ग प्लांट जो है, ये लॉन्ग, इसकी क्या कहलाएगा, फिनोटाइप, जो हम लोग बाहर से देख सकते हैं। और ये जो लॉन्ग प्लांट में ये जीन जो पाया जा रहा है जिसके कारण ये प्लांट लॉन्ग हुआ है, ये जीन की बनावट ही क्या कहलाएगा, जीनोटाइप कहलाएगा। तो ये जीनोटाइप था और फिनोटाइप था। तीसरा हम लोग देखेंगे टर्म एलील क्या होता है। एलील, देखिए ये जीन नामक टर्म को कौन दिया था? जोहानसन दिया था। सबसे पहले जीन नामक टर्म को दिया था जोहानसन। उसके बाद जीनोटाइप और फिनोटाइप का भी टर्म दिया था जोहानसन, वैज्ञानिक है। एलिन टर्म का प्रयोग किया था बेटसन। बात यह है एलिल क्या होता है समझिएगा। मेंडल साहब ने जो भी मटर के पौधे लिए एक्सपेरिमेंट के लिए, मैं बताया था 7 विकल्पी गुण वाले पौधे लिए थे, एक दूसरे से उल्टा गुण वाले पौधे लिए थे, कल इसकी चर्चा भी हुई थी। तो एलिल क्या होता है? तो किसी भी एक गुण को उठा लीजिए, किसी भी कैरेक्टर को, जैसे लेंथ की बात करते हैं, प्लांट के लेंथ पे भी लिए थे ना मटर के पौधे। तो लेंथ में एक प्लांट कैसा था, टॉल था, दूसरा क्या था, ड्वार्फ था। वाजिब बात है कि एक प्लांट जब टॉल होगा तो उसकी विकल्पी जो होगी, उल्टा जो होगी, वो ड्वार्फ ही होगी। जैसे अगर मैं बोलूँ कि अगर मटर के पौधे का जो बीज है वो राउंड है, गोल है, उसकी विकल्पी क्या होगी, रिंकल होगी, झुर्रीदार होगी। तो कह सकते हैं कि अगर ये टॉल है तो इसकी विकल्पी क्या होगी, ड्वार्फ होगी। अगर ड्वार्फ प्लांट है तो इसकी विकल्पी क्या होगी, टॉल होगी। अगर मान लीजिए कि सीड जो है से राउंड है तो राउंड की विकल्पी क्या होगी, रिंकल। अगर मान लीजिए सीड रिंकल है तो रिंकल के विकल्पी क्या होगी, राउंड होगी। यानी कि अल्टरनेट की बात करते हैं, उसको छोड़, जैसे राउंड को अगर पकड़ लिया जाए तो इसको छोड़ के क्या और बचती है, रिंकल बचती है। राउंड को छोड़ के ड्वार्फ नहीं कर सकते, दूसरा कैरेक्टर हो जाएगा, वही कैरेक्टर की बात करते हैं।
तो एलील क्या होता है? तो एलील वो चीज़ है, जैसे मैं बोलूँ लेंथ को ही पकड़ के बोलूँ कि टॉल का एलील क्या होगा, तो ड्वार्फ होगा। ड्वार्फ का एलील क्या होगा, टॉल होगा। राउंड का एलील क्या होगा, रिंकल होगा। रिंकल का एलील क्या होगा, राउंड होगा। यानी कि अल्टरनेट फॉर्म है, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। जीन के अल्टरनेट फॉर्म को ही क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये टी है जो सूचित कर रहा है टॉल, और ये टी है इसे सूचित कर रहा है ड्वार्फ। तो ये टी की कोई क्या पूछेगा, एलील पूछेगा, तो इसका एलील ये होगा। अगर ये टी की कोई एलील पूछेगा तो उसका एलील बड़ा टी होगा। यानी कि ड्वार्फ के एलील टॉल, टॉल के एलील ड्वार्फ, राउंड की एलील रिंकल, रिंकल के एलील राउंड। समझ रहे ना? यानी कि अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील होता है। तो ये हम लोग ना मुख्य रूप से 3 गो टर्म देखें। इसके आगे भी टर्म है, इससे पहले आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लें ताकि नोट्स बनाने का काम आएगा। अब हम लोग ना जेनेटिक का अगला टर्मिनोलॉजी जो है वो देखेंगे, चौथा बोल सकते हैं, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस क्या है, हेटेरोजाइगस क्या है? देखिए नाम से ही पता चल रहा है, जाइगस का मतलब समझिए जाइगोट। जाइगोट का निर्माण ना क्या फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, 2 गैमेट मिलते हैं, जाइगोट का निर्माण होता है। होमो का मतलब होता है सेम, समान बोल सकते हैं, यानी कि समान जाइगोट को ही होमोजाइगस कहेंगे। हेटेरो में अलग अलग हो जाती है। देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कि एक जीन को मदर से लाया जाए और एक जीन को फादर से लाया जाए, यही दो जीन मिलेंगे तब ऑफस्प्रिंग में मतलब जाइगोट बनेगा। तो एक जीन मदर से लाया जाए, एक जीन फादर से लाया जाए, तो बच्चे में यानी कि ऑफस्प्रिंग में बनने वाली जो जीन का मतलब पेयर होगा उसकी पॉसिबिलिटी कितना होगी। देखिए समझिए पहली बात को, मान लीजिए मैं बता रहा हूँ कि फादर की गैमेट में ये जीन था और मदर की गैमेट में ये जीन था। ऐसा नहीं फादर के गैमेट में ये था, मदर में भी मान लीजिए ये था, कुछ भी हो सकता है। समझ रहे ना? तो बच्चे में पॉसिबिलिटी ये बनती है कि या तो बच्चे की गैमेट जो होगा यानी जीनोटाइप होगा टीटी होगा, या फिर बच्चे की जीनोटाइप ऐसा हो सकता है, या फिर बच्चों की जीनोटाइप ये हो सकता है। इसके अलावा तो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। फादर या मदर से कोई भी यदि जीन आएगा तो पॉसिबिलिटी कितना बनती है, यही 3 पॉसिबिलिटी बनती है ऑफस्प्रिंग में कि ये हो सकता है, या जीनोटाइप ये हो सकता है, या जीनोटाइप ये हो सकता है। चलिए इस जीनोटाइप की यदि गौर से देखें तो ये देख रहे हैं कि ऑफस्प्रिंग में ये वाला और ये वाला जीनोटाइप देख रहे हैं, दोनों के दोनों आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब दोनों के दोनों क्या है, समान है। इसमें भी देख रहे हैं कि दोनों प्रकार की जो जीन है वो दोनों प्रकार की जीन क्या है, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब क्या है, समान है। तो जो जीन आइडेंटिकल होता है उसी को होमोजाइगस कहते हैं। यानी कि इसकी यदि डिफिनेशन की बात करते तो बोला गया है द सेल हैव आइडेंटिकल जीन। यानी कि वैसा सेल जिसमें आइडेंटिकल जीन पाया जाता है, दोनों के दोनों जीन क्या होती है, समान होती है, उसको बोलते हैं होमोजाइगस। जैसे टीटी, टीटी कुछ भी ले सकते हैं, ए बी बी, सी। अब ऐसा नहीं कि ए लिखें और ए लिखें, ये समान नहीं है। क्यों? क्योंकि
ए देखिए ए जीन अलग है और ये छोटा जो मतलब स्मॉल ए है ये जीन अलग है। दोनों जीन क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। अच्छा एक बात और, यहाँ पे दोनों एक दूसरे के एलील नहीं होते, समझिएगा। होमोजाइगस में जो भी जीन होते हैं एक दूसरे के एलील नहीं होते। जैसे अगर मैं छोटा कैपिटल ए की एलील की बात करूं तो इसकी एलील क्या होगा, ए होगा, स्मॉल ए। मैं बता एलील अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि मतलब कैपिटल ए की एलील क्या होगा, स्मॉल ए। मतलब उल्टा वाला ना, उल्टा वाला मतलब जीन जो होता है वही तो एलील कहलाता है। तो ये कैपिटल ए की जो एलील है स्मॉल ए है, तो जब एक दूसरे के एलील आ जाते हैं तो वो होमोजाइगस नहीं कहलाएंगे। देखिए इसमें एक दूसरे के एलील नहीं है, ये भी कैपिटल ए है ये भी कैपिटल ए है, तो एलील तो है नहीं। तो जब एलील नहीं आता है तो वो कहलाता है होमोजाइगस। यानी कि दोनों जीन जो होती है आपस में क्या होती है, समान होती है, आइडेंटिकल होती है, उसको बोलेंगे होमोजाइगस। हेटेरोजाइगस क्या है, देखिए हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस की यदि बात करते हैं तो उसमें जो जीन होता है वो एक दूसरे के एलील होता है। देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी एक दूसरे के एलील है, कैपिटल ए स्मॉल एक दूसरे के एलील है, कैपिटल बी स्मॉल बी एक दूसरे के क्या है, एलील है। तो एक दूसरे के जब एलील जीन आ जाते हैं तो उसको कहते हैं हेटेरोजाइगस। अच्छा एक बात और, ये सब जाइगोट की बात हो रही है, जाइगोट में पाए जाने वाले एलील की बात हो रही है, जाइगोट में पाए जाने वाली जीन की बात हो रही है। अगर मैं यही बात करूं गैमेट की, तो गैमेट में तो पेयर में जीन नहीं पाए जाएंगे, गैमेट में तो सिंगल जीन पाए जाते हैं क्योंकि एक ही आता है फादर से। स्पर्म की बात करें तो फादर में एक ही ना स्पर्म से आता है। क्यों, गैमेट का निर्माण कब होता है, मियोसिस करता हूँ, मियोसिस क्रिया के दौरान जानते हैं कि जितना मतलब पहले क्रोमोसोम होता है उसकी आधी क्रोमोसोम हो जाती है सेल में मियोसिस के दौरान। तो मियोसिस करके ही ना गैमेट बनता है। तो गैमेट में एक ही जीन होगा, तो गैमेट में एक ही जीन होगा या तो टी हो कैपिटल टी हो सकता है या फिर ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक ही वो होगा। और एक ही जीन जब अकेले रहता है तो उस स्थिति में उसको बोलते हैं हेमीजाइगस। क्या कहते हैं, हेमीजाइगस। और हेमीजाइगस जो होता है हमेशा और हमेशा अकेले होता है, और वो हमेशा किसके लिए होता है, गैमेट के लिए होता है। गैमेट को छोड़ दी जाए तो जितने सारे सेल हैं उनमें डबल क्रोमोसोम, पेयर में क्रोमोसोम होंगे, पेयर में जीन होगा, और पेयर में जीन होगा तो या तो इस तरह का पेयर बना सकता है, यानी कि दोनों समान जीन होगा, या तो दोनों अलग अलग जीन होगा। अलग अलग होगा तो हेटेरोजाइगस और समान होगा तो होमोजाइगस। तो ये कहानी थी ना होमोजाइगस की और हेटेरोजाइगस की, समझ गए। इसके बाद हम लोग देखते हैं म्यूटेशन क्या होता है। पांचवा म्यूटेशन। ऐसे म्यूटेशन एक बहुत बड़ी टॉपिक है जो आगे यही चैप्टर में आगे हम लोग को बहुत डिस्क्रिप्शन में पढ़ना, बहुत डिटेल्स में पढ़ना है। यहाँ पे सिर्फ समझना है थोड़ा सा छोटा सा म्यूटेशन क्या होता है। तो म्यूटेशन की यदि बात करते हैं, इसको हिंदी में उत्परिवर्तन बोलते हैं। म्यूटेशन की यदि बात करते तो बोला गया है कि सडनली चेंज इन जीन, जीन में जब अचानक परिवर्तन होता है तो उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, म्यूटेशन। यानी कि द प्रोसेस इन विच सडनली चेंज इन जीन इज कॉल्ड म्यूटेशन। यानी म्यूटेशन में जीन में क्या होता है, अचानक क्या होती है, परिवर्तन होती है। ये परिवर्तन किसी भी रीजन से हो सकता है, जैसे रेडिएशन, चेंज इन टेम्परेचर, मान लीजिए रेडिएशन काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है, आपके जीन में क्या हो सकती है, परिवर्तन हो सकती है। अचानक टेम्परेचर चेंज कर रही है तो आपके जीन में क्या हो सकती है, परिवर्तन हो सकती है।
तो ऐसा जब परिवर्तन जीन में हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। और ये जब म्यूटेशन होता है ना तो जीन में परिवर्तन तो हो ही जाएगा, और वही जीन में जब परिवर्तन होगा तो वही जीन बच्चे में जाएगा, तो बच्चों में जाएगा तो म्यूटेशन जीन उनके भी जीन में परिवर्तन हो जाएगा, तो इसीलिए वेरिएशंस डेवलप होते हैं। बच्चे में क्या डेवलप हो जाते हैं, वेरिएशंस डेवलप हो जाते हैं, यानी कि वो माता पिता जी से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जीन में परिवर्तन हो चुका है, जीन में क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है म्यूटेशन के द्वारा। तो ये था म्यूटेशन। इसके बाद देखते हैं, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। पांचवा था छठा, डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है। रिसेसिव क्या होता है, डोमिनेंट क्या होता है, इसके बारे में ये बहुत इम्पोर्टेंट है, थोड़ा समझिएगा गौर से। देखिए डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है। एग्जाम्पल के थ्रू पहले समझते हैं, फिर इसकी डिफिनेशन देते हैं। जब मेंडल साहब ने ना एक लंबा पौधा लिए, प्योर लॉन्ग प्लांट लिए और एक प्योर ड्वार्फ प्लांट लिए, यानी कि एक शुद्ध लंबा पौधा और एक शुद्ध बौना पौधा। शुद्ध लंबा शुद्ध बौना कहने का मतलब क्या है, शुद्ध लंबा पौधा वो कहलाता है जिसको होमोजाइगस पाया जाता है। होमोजाइगस का मतलब क्या होगा, कि दोनों जो जीन होगी क्या होगी, आइडेंटिकल होगी। शुद्ध लंबा पौधा मान लीजिए जीन, देखिए आइडेंटिकल जीन। प्योर ड्वार्फ में मान लेते हैं आइडेंटिकल प्योर है ना, तो प्योर में होमोजाइगस जीन हो जाएगा। प्योर कहने का मतलब ये होता है होमोजाइगस जीन जो होगी क्या होगी, समान होगी। तो ड्वार्फ के लिए छोटा टी का प्रयोग करें, लॉन्ग के लिए बड़ा टी का प्रयोग करें। ये प्योर लॉन्ग है, ये प्योर ड्वार्फ है। अब इनके बीच ये क्या किए, मेंडल साहब क्रॉस करवाए। तो क्रॉस तो प्लांट तो क्रॉस नहीं करेगा, क्रॉस कौन करेगा, प्लांट की गैमेट करेगा। प्लांट की क्या करेगा, गैमेट। जैसे हम लोग में फर्टिलाइजेशन हम लोग थोड़ी करते हैं, फर्टिलाइजेशन हमारी गैमेट करता है, समझ रहे हैं ना बात को। तो ये प्लांट की गैमेट करेगा, इसमें जीन कैपिटल टी है, तो गैमेट का निर्माण। अब देखिए गैमेट का निर्माण किसके द्वारा होगा, मियोसिस के द्वारा। मियोसिस में जो गैमेट बनता है, तो गैमेट में जो जीन होगी पहले के कंपेरिजन में आधा होगी, तो इसका जो गैमेट होगा वो क्या बन जाएगा, टी, और इसका गैमेट जो होगा सो वो क्या बन जाएगा, टी। ये कहलाएगा गैमेट, ये भी गैमेट। अब यही गैमेट क्या करेगा, भाग लेगा क्रॉस में। जब ये क्रॉस में भाग लेगा तो क्रॉस करवाने के बाद ये क्या बन जाएगा, टी और टी। ये प्लांट को जब देखा तो ये भी प्लांट क्या था, लॉन्ग था। अब ये प्योर लॉन्ग प्लांट नहीं, ये हाइब्रिड होता है, हाइब्रिड लॉन्ग प्लांट था। हाइब्रिड क्यों, हाइब्रिड हेटेरोजाइगस जीन आ गया ना, दो अलग अलग जीन आ गए, इसलिए क्या कहलाएगा, हाइब्रिड होता है। तो मेंडल साहब ने एक प्योर लॉन्ग प्लांट और एक प्योर ड्वार्फ प्लांट को लिया, जब एक वो उसको आपस में क्रॉस करवाएं तो देखें कि जो नया प्लांट डेवलप हुआ वो भी क्या है, लॉन्ग है। वो भी कौन प्लांट है, लॉन्ग प्लांट है। तो उन्होंने इसी बात को डोमिनेंट और रिसेसिव नाम रखा। अब देखिए कैसे डोमिनेंट का डिफिनेशन होता है और रिसेसिव। डोमिनेंट की इन्होंने परिभाषा दिया कि वैसा कैरेक्टर, या फिर बोल सकते हैं कि जो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, देखिए होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, वैसा कैरेक्टर जो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस ये दोनों में अपने आप को एक्सप्रेस करता हूँ, उसको बोलते हैं डोमिनेंट। फिर से मैं बोल दूँ, वैसा कैरेक्टर जो डोमिनेंट होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस ये दोनों में आप अपने आप को एक्सप्रेस करता हो, उसको बोलते हैं डोमिनेंट। इसका मतलब क्या हो, मतलब समझिए। देखिए यहाँ पे ना
होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस है, ये भी क्या है, होमोजाइगस है। ये ड्वार्फ होमोजाइगस, ये टॉल होमो लॉन्ग होमोजाइगस बोल सकते हैं, टॉल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे भी टॉल प्लांट होमोजाइगस में, और यहाँ हेटेरोजाइगस में भी कौन प्लांट, टॉल प्लांट। यानी कि टॉल वाला जो कैरेक्टर है वो होमोजाइगस में भी एक्सप्रेस हो रहा है, बाहर आ रही है निकल के, और हेटेरोजाइगस में भी एक्सप्रेस हो रही है। तो वैसा कैरेक्टर जो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस ये दोनों में एक्सप्रेस होती है, उसको बोलते हैं डोमिनेंट। उसको कौन कैरेक्टर बोलते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर। यहाँ पे जो टॉल जो है वो कौन कैरेक्टर कहलाएगी, डोमिनेंट कैरेक्टर कहलाएगी। लेकिन रिसेसिव की बात करते हैं, रिसेसिव क्या होता है, तो वैसा कैरेक्टर जो सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस में एक्सप्रेस करता है, हेटेरोजाइगस में एक्सप्रेस नहीं करता है, उसको बोलते हैं रिसेसिव। यहाँ पे होमोजाइगस देखिए, ये होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, ये टॉल है, ये क्या है, ड्वार्फ है। तो देखेंगे कि होमोजाइगस में तो ये ड्वार्फ वाली जो गुण है, कैरेक्टर है, वो होमोजाइगस में तो एक्सप्रेस की, लेकिन जैसे ही हेटेरोजाइगस में बदले इसको क्रॉस करवा के, तो हेटेरोजाइगस में ये ड्वार्फ वाला गुण क्या हो गया, छिप गया। यहाँ पे टोटल के टोटल पौधा कैसा बना, टॉल बन गया था, ड्वार्फ नहीं था। तो ये ड्वार्फ वाली गुण जो है हेटेरोजाइगस में क्या कर गई, छिप गई। तो ये जो ड्वार्फ कैरेक्टर है ये क्या कहलाएगी, रिसेसिव कैरेक्टर। यानी कि रिसेसिव कैरेक्टर वो कैरेक्टर होता है जो होमोजाइगस में अपने आप को तो एक्सप्रेस करता है, लेकिन हेटेरोजाइगस में एक्सप्रेस नहीं करता है। यही बात करते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर की। तो डोमिनेंट कैरेक्टर वो कैरेक्टर होता है जो होमोजाइगस में भी अपने आप को एक्सप्रेस करता है और साथ साथ में हेटेरोजाइगस में भी अपने आप को एक्सप्रेस करता है। इसको बोलते हैं डोमिनेंट और इसको बोलते हैं रिसेसिव। चलिए इसी बात को ना हम दूसरी तरह से डेफिनेशन समझते हैं। दूसरी तरह से कैसे डेफिनेशन समझेंगे, देखिए जब मेंडल साहब ने ना एक लंबा पौधा एक बौना पौधा लेके आपस में क्रॉस करवाए, तो क्रॉस के बाद लंबा पौधा प्राप्त हुआ। तो लंबा पौधा प्राप्त हुआ और बौना पौधा की जो गुण था वो क्या कर गया, छिप गया। इसको जब क्रॉस करवाने, इसको बोलते हैं F1 जनरेशन। एक बार क्रॉस करवाए तो उसको कौन, इसको F1 जनरेशन बोलते हैं। इसको बोलते हैं पेरेंटल जनरेशन। ये पेरेंट है, ये हो गया पहला पीढ़ी। तो दूसरे तरीका से डोमिनेंट और रिसेसिव का हम लोग डिफरेंशिएशन ये भी दे सकते हैं कि वैसा कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में आया हो और पेरेंटल जनरेशन में भी हो। देखिए टॉल वाला कैरेक्टर F1 जनरेशन और पेरेंटल जनरेशन दोनों में है, उस कैरेक्टर को हम डोमिनेंट कैरेक्टर बोलेंगे। और वैसा कैरेक्टर जो पेरेंटल जनरेशन में तो हो लेकिन F1 जनरेशन में उभर के नहीं आया, वो क्या कर गया, छिप गया है, तो उस कैरेक्टर को हम लोग रिसेसिव कैरेक्टर बोलेंगे। समझ गए? इतनी समझने के बाद इसको स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद आगे की टर्मिनोलॉजी बताएं। अब हम लोग ना जेनेटिक के अगला टर्म देखेंगे, रेसिप्रोकल क्रॉस। देखिए ये सब जितने भी टर्म है ना, जब तक ये सब टर्म को मेन नहीं समझेंगे ना, तब तक हम लोग को जो एक्सपेरिमेंट किए थे मेंडल साहब वो समझ में नहीं आएगा। तो ये सबसे पहले देखेंगे रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है। देखिए मान लीजिए कि हम मटर के पौधे पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ये प्लांट ए है और ये प्लांट बी है। ये मान लीजिए अगर प्योर हो और ये भी प्योर हो, तो इसको मैं मान लीजिए लेंथ के आधार पे ही मान के चलते हैं, तो इसको मैं जीनोटाइप टीटी और इसको मैं जीनोटाइप ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो एक्सपेरिमेंट करते हैं। पहला क्या करते हैं कि प्लांट ए के मेल पार्ट को हटा के
और प्लांट बी के साथ क्या करवाते हैं, प्लांट बी के मेल पार्ट को जोड़ के इसमें और पहले क्रॉस करवाते हैं। फिर से समझिएगा, लेंदी है थोड़ा सा। प्लांट एक देखिए, मटर के पौधा बाइसेक्सुअल होता है, उसमें मेल पार्ट फीमेल पार्ट दोनों होता है। तो प्लांट ए में मेल पार्ट को हटा देते हैं, फीमेल पार्ट बचेगी। अब प्लांट बी में क्या करते हैं, फीमेल पार्ट को हटा देते हैं, मेल पार्ट बचेगी। और इसकी जो मेल पार्ट है इसकी फीमेल पार्ट के साथ क्रॉस करवाते हैं, पहला कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या करते हैं कि प्लांट ए के मेल पार्ट को रहने दिया जाता है और फीमेल पार्ट को हटा दी जाती है। और बी में क्या करते हैं कि फीमेल पार्ट को रहने दी जाती है और मेल पार्ट को हटा दी जाती है। और उसके बाद इस मेल पार्ट को इस फीमेल पार्ट के साथ क्या करते हैं, क्रॉस करवाते हैं। दोनों अलग चीज़ है, एक दूसरे के अपोजिट। दो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट एक दूसरे के क्या कहलाएगा, रेसिप्रोकल कहलाएगा। यही क्रॉस रेसिप्रोकल क्रॉस कहलाता है। यानी कि प्लांट ए में से मेल पार्ट को हटा के प्लांट बी के साथ क्रॉस करवाई जाए, और नहीं तो उसके बाद प्लांट ए में से फीमेल पार्ट को हटा के प्लांट बी के साथ क्रॉस करवाएगी, तो ये दोनों जो एक्सपेरिमेंट होगी एक दूसरे के क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। और इसमें परिणाम में किसी प्रकार की चेंज नहीं होती है। बात यह है कि परिणाम में किसी प्रकार की चेंज क्यों नहीं होती है। देखिएगा, अगर मैं बोलता हूँ कि ये प्लांट ए में मेल पार्ट को पहले हटा दी जाए तो फीमेल पार्ट जो बचेगी उससे जो गैमेट बनेगा वो गैमेट भी क्या होगा, टी होगा। जीन टी है तो गैमेट क्या होगी, टी होगी। और इसमें से मेल फीमेल पार्ट को हटा दिए, मेल पार्ट बचेगी, उसको में से जो गैमेट बनेगा ये टी होगा। और दोनों जब क्रॉस करेगा आपस में तो ये बनेगा ऑफस्प्रिंग का गैमेट, गैमेट नहीं जीनोटाइप। दूसरी कंडीशन इसको देखते हैं, इसमें से अगर मेल पार्ट को हटा जाए तो फीमेल पार्ट वाला में भी गैमेट टी बनेगा, और फीमेल पार्ट को इसको में से मेल पार्ट को हटा दी तो फीमेल पार्ट वाला भी गैमेट टी बनेगा। ये दोनों को क्रॉस करवाएगा तो वो भी ये ऑफस्प्रिंग में जीनोटाइप देगा। तो देखिए परिणाम में किसी प्रकार की चेंज नहीं होती, यानी कि रेसिप्रोकल जब क्रॉस करवाई जाती है तो परिणाम में किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं होती है। और रेसिप्रोकल क्रॉस क्या है ये मैंने बताया। उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला टर्म, बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। बैक क्रॉस क्या है, टेस्ट क्रॉस क्या है। मेंडल साहब ने एक लंबा पौधा, प्योर लंबा पौधा लिए और एक प्योर बौना पौधा लिया। इसको से बनेगा क्या, जो गैमेट बनेगा वो टी बनेगा, इसको से गैमेट छोटा टी बनेगा। ये दोनों को आपस में क्रॉस करवाई गई तो ये भी कौन पौधा डेवलप हुआ, टॉल हुआ। ये भी क्या था, टॉल है। ये क्या है, डवार्फ है। ये प्योर टॉल, ये हाइब्रिड टॉल। हेटेरोजाइगस होमोजाइगस, समझ रहे ना बात को, पहले ही बताया। तो ये क्या, F1 जनरेशन, ये क्या, पेरेंटल जनरेशन। समझिएगा, ये तो इतना देख चुके। अब क्या है, बैक क्रॉस क्या होता है। तो मेंडल साहब के अनुसार F1 जनरेशन में उत्पन्न हुए प्लांट को यदि पेरेंटल जनरेशन के किसी भी प्लांट से, चाहे वो ड्वार्फ प्लांट हो चाहे वो टॉल प्लांट हो, यदि क्रॉस करवाई जाती है उसको बोलते हैं बैक क्रॉस। यानी कि F1 जनरेशन के उत्पन्न प्लांट का क्रॉस किससे करवाया जाए, पेरेंटल जनरेशन के किसी भी प्लांट से, चाहे वो टॉल प्लांट हो या ड्वार्फ प्लांट हो, तो उसको बोलेंगे हम लोग कौन प्लांट, बैक क्रॉस। उसको कौन क्रॉस बोलेंगे, बैक क्रॉस। अच्छा देख रहे थे, दूसरी शब्दों में इसको देख लेते हैं एक्सप्रेस करके। ये दोनों आपस में डोमिनेंट है। डोमिनेंट क्या है बताया था कि जो होमोजाइगस में भी हेटेरोजाइगस में भी दोनों में एक्सप्रेस करता है उसको डोमिनेंस कहते हैं। तो बोल सकते हैं कि जब F1 जनरेशन में उत्पन्न हुआ प्लांट जो होता है वो
होमोजाइगस से, समझिएगा, F1 जनरेशन में उत्पन्न प्लांट जो होता है वो चाहे डोमिनेंट से या फिर बोल सकते हैं रिसेसिव से, ये दोनों में से कोई से यदि क्रॉस करवाई जाए तो इस क्रॉस को बैक क्रॉस कहेंगे। लेकिन F1 जनरेशन में उत्पन्न हुए पौधे को यदि मात्र और मात्र रिसेसिव पेरेंटल जनरेशन के रिसेसिव प्लांट के साथ क्या किया जाता है, क्रॉस की जाती है, उसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। कौन क्रॉस? टेस्ट क्रॉस। देखिए ये आपस में डोमिनेंस था, ये आपस में क्या था, रिसेसिव था। ये डोमिनेंस, ये क्या बन जाता था, रिसेसिव। रिसेसिव बताया था ना, जो गुण F1 पे डी में छिप जाता है उसको रिसेसिव बोलते हैं। तो बैक क्रॉस क्या होता है, तो जो F1 जनरेशन के पौधे को पेरेंटल जनरेशन के किसी भी प्लांट से यदि क्रॉस करवाई जाती है तो उसको बोलते हैं बैक क्रॉस। लेकिन F1 जनरेशन के पौधे को पेरेंटल जनरेशन के सिर्फ रिसेसिव प्लांट के साथ यदि क्या करवाई जाती है, क्रॉस करवाई जाती है, उसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। यहाँ पे यदि मैं बात करूँ, मैं बोलूँ कि हर बैक क्रॉस क्या टेस्ट क्रॉस हो सकता है, तो हर बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं होगा। ये भी एक तो बैक क्रॉस है, तो क्या ये एक बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस होगा? नहीं। लेकिन हर टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस होगी, क्योंकि ये एक टेस्ट क्रॉस है और ये बैक क्रॉस कहला रही थी। बैक क्रॉस चाहे ये, लेकिन हमेशा टेस्ट क्रॉस ये दोनों, रिसेसिव को F1 जनरेशन से टेस्ट क्रॉस करना है। तो हर टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस होगी, लेकिन हर बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं होगी। तो ये था रेसिप्रोकल क्रॉस और ये था बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। हम लोग लास्ट जो है टर्म को पढ़ेंगे पुनेट स्क्वायर। इसको इरेज करते हैं। पुनेट स्क्वायर क्या होता है? इसको चेकर बोर्ड भी कहा जाता है। देखिए ये पुनेट स्क्वायर क्या है, चेकर बोर्ड क्या है। सबसे पहले इसकी जो खोज है वो आरसी पुनेट नामक एक वैज्ञानिक थे और उन्होंने ही ये पुनेट स्क्वायर दिए। ये है क्या तो इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पुनेट स्क्वायर एक ऐसा स्क्वायर है जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता है किसका, जीनोटाइप का। किसमें? ऑफस्प्रिंग में। ऑफस्प्रिंग में जीनोटाइप जो होती है उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही क्या कहलाता है, पुनेट स्क्वायर कहलाता है। मतलब क्या हुआ इसका मतलब समझिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझा देते हैं। जैसे जब मेंडल साहब ये काम किए, अब ये काम किए तो एक टॉल प्लांट तो मिला इनको जो हाइब्रिड था, हेटेरोजाइगस, इसमें क्या थी, जीनोटाइप थी। अब ये जो F1 जनरेशन में जो टॉल प्लांट मिला उसकी दो पौधे को लेके F1 जनरेशन एक और ऐसा किए तो एक और F1 जनरेशन के टॉल प्लांट मिलेगा। उसकी दो पौधे को लेके जब आपस में सेल्फ पॉलिनेशन किया गया, तो सेल्फ पॉलिनेशन किया गया तो उसमें भी गैमेट, उसमें भी जीनोटाइप जाइगोट बनेगा। अब समझिए यहाँ पर तो टी था तो यहाँ पे गैमेट तो टी बन गया, यहाँ पे स्मॉल टी था तो यहाँ पे गैमेट क्या बन गया, टी। यहाँ पे तो ये तो प्लांट के जीनोटाइप है तो इसको पहले गैमेट बनेगा तब ना, मतलब क्रॉस करेगी, तो इसको में गैमेट कैसे बनेगा और कितना बनेगा। तो सबसे पहले ये देखिए कि नंबर ऑफ जो गैमेट है उसकी निकालने की फार्मूला 2 के पावर n होती है। 2 के पावर n, जहाँ n क्या है तो n नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, फिर से बोल देता हूँ, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, नंबर ऑफ गैमेट, कितना गैमेट निकलेगा, इस बात को पता लगाने के लिए फार्मूला आया 2 के पावर n, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। सुनिएगा
यहाँ पे नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस का, ये एक पहला हेटेरोजाइगस, आपस में हेटेरोजाइगस ना, ये भी क्या है, हेटेरोजाइगस, यानी कि नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस इस कंडीशन में कितना हो गया, 2 हो गया। तो नंबर ऑफ यदि गैमेट निकालेंगे तो 2 के पावर n, यानी 2 के पावर n की वैल्यू कितना हो गया, 2, 2 दूनी कितना हो गया, 4, यानी कि ना यहाँ पे गैमेट कितना बनेगी, 4 गैमेट बनेगी। वो 4 गैमेट कौन कौन होगा, देखिए, तो इसमें तो 2 गैमेट बनेगा, एक टी एक टी, इसमें भी 2 गैमेट बनेगा, एक टी और एक टी, यही 4 गैमेट बना। अब ये गैमेट आपस में सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ क्रॉस करेंगे, तो बनेगा टी टी, ये इससे करेगा तो टी टी, ये इससे करेगा तो टी टी, और ये इससे करेगा तो टी टी, यानी कि 4 जाइगोट बने। कितने प्लांट बोले या जाइगोट बने, वही प्लांट, जाइगोट जो होता है प्लांट का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे कितने प्लांट बने, 4 प्लांट बने, यानी कि 4 ऑफ स्प्रिंग बने, जिनकी जीनोटाइप ये सब है, यही है ना, 4 ऑफ स्प्रिंग बने जिनकी जीनोटाइप क्या है, ये सब है। तो बोलते हैं पुनेट साहब, आरसी पुनेट साहब, कि ये जो ऑफ स्प्रिंग बनते हैं जिनकी जीनोटाइप होती है, इन जीनोटाइप को यदि हम ग्राफ के थ्रू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, स्क्वायर को लेकर रिप्रेजेंटेशन करें, तो वही स्क्वायर क्या कहलाएगा, पुनेट स्क्वायर कहलाएगा। वही स्क्वायर क्या कहलाएगा, पुनेट स्क्वायर। अब नंबर ऑफ स्क्वायर कितना होगा, ये चीज़ कैसे पता चलेगा, तो नंबर ऑफ स्क्वायर निकालने का फार्मूला जो होता है वो बताएं कि नंबर ऑफ गैमेट इन फर्स्ट हेटेरोजाइगस इनटू नंबर ऑफ गैमेट इन सेकेंड हेटेरोजाइगस, समझिएगा, नंबर ऑफ गैमेट इन फर्स्ट हेटेरोजाइगस गुणे नंबर ऑफ गैमेट इन सेकेंड हेटेरोजाइगस। देखिए ये हेटेरोजाइगस है, इसमें नंबर ऑफ गैमेट क्या हुआ, पहला हेटेरोजाइगस में नंबर ऑफ गैमेट क्या हुआ, 2 को। ये दूसरा हेटेरोजाइगस है, दूसरा हेटेरोजाइगस में नंबर ऑफ गैमेट क्या हो गया, 2 को। तो नंबर ऑफ स्क्वायर इसके अनुसार कितना होगा, 2 दूनी 4 को, यानी कि टोटल स्क्वायर कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। अब 4 स्क्वायर को बना के और इन जीनोटाइप को क्या करना है, दर्शाना है। तो 4 स्क्वायर ऐसे बना सकते हैं या फिर 4 स्क्वायर ऐसे बना सकते हैं। इसके अलावा और भी तरीके हैं, लेकिन आरसी पुनेट साहब ने बताया कि जो स्क्वायर बनाना है वो इस तरह से होना चाहिए कि एक तरफ रो हो और एक तरफ कॉलम हो, एक तरफ रो हो और एक तरफ क्या हो, कॉलम हो। रो की तरफ फीमेल की, मतलब मान लीजिए जीनोटाइप को दर्शा देते हैं, और कॉलम की तरफ मान लीजिए मेल की गैमेट को दर्शा देते हैं। फीमेल की गैमेट को मान लीजिए रो की तरफ दर्शा देते हैं, और मतलब कॉलम की तरफ मान लीजिए मेल की गैमेट को दर्शा दी जाती है। जैसे मान लीजिए इसको हम मेल माने तो मेल की गैमेट हो जाएगा टी टी, इसको फीमेल माने तो फीमेल की गैमेट हो जाएगा टी टी। इस प्रकार से दर्शाने के बाद इसका जो निकालेंगे हम लोग ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप, यही जीनोटाइप आएगा, टी 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 हो जाएगा, टी और टी ये हो जाएगा, टी और टी ये हो जाएगा, और टी और टी ये हो जाएगा। तो इस प्रकार की रिप्रेजेंटेशन जो होगी, यही रिप्रेजेंटेशन जो स्क्वायर फॉर्म में होगी, इसी को बोलते हैं पुनेट स्क्वायर। ये नंबर ऑफ स्क्वायर कितना होगा, कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ गैमेट कैसे निकालेंगे, सभी बातों को देख लीजिए। एक बार इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि लेंदी है, लेकिन समझ में आ जाएगा। यही था टर्मिनोलॉजी बायोलॉजी का, जेनेटिक्स का। इसके बाद अब हम लोग ना अगले लेक्चर से मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे, जो मेंडल साहब के एक्सपेरिमेंट था। क्या था, मेंडल साहब का एक्सपेरिमेंट, इसमें इन टर्मों को क्या होगी, यूज होगी। तो इन्हें ना आराम से और सही ढंग से इसे पढ़ें। इसके अलावा और हम क्या कह सकते हैं, थैंक्स।